जय हिंद, गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। आप सभी प्यारे बच्चों का आपके यूट्यूब चैनल लॉटरो क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग वेक्टर की एक्सरसाइज 10.4 में क्वेश्चन नंबर 10 से लगाएंगे। और जिन बच्चों ने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी, आप उन वीडियो को ज़रूर देख लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, क्या लिखा है कि एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके संलग्न भुजाएं सदिश ए वेक्टर बराबर ये और बी वेक्टर आपको ये की। संलग्न का मतलब होता है लगातार एक ही पॉइंट से जुड़ी हुई। जैसे आपको मान लेते हैं कि एक ये समांतर चतुर्भुज जानते हैं जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं ये ए है, ये बी, ये सी, ये डी। तो आपको यहाँ पे जो ये वाली भुजा दी है समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं हैं, मतलब एक भुजा ये है और एक भुजा ये है। संलग्न का मतलब ये इस तरह है। तो आपको ए वेक्टर की वैल्यू गिवन है, मान लेते हैं ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर ये है। तो यहाँ से आपको ए वेक्टर की वैल्यू गिवन है आई कैप माइनस जे कैप प्लस का 3k कैप। बी वेक्टर की वैल्यू गिवन है 2i, बी वेक्टर की वैल्यू गिवन है 2i माइनस का 7j प्लस का k। अब आपसे कहा गया कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब कैसे ज्ञात करना है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसको ध्यान से देखिए। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल मेरे प्यारे दोस्तों होता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है जब आपको भुजाएं से ज्ञात कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि ए क्रॉस बी वेक्टर। अगर आप विकर्ण से समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल लगाते हैं तो खास बात ये होती है कि उसके आगे 1/2 लिखना होता है। लेकिन अगर आप भुजाओं से समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें तो वहाँ पे 1/2 नहीं लिखा जाता है। विकर्ण से ज्ञात करेंगे तो 1/2 लगाएंगे, भुजाओं से ज्ञात करेंगे 1/2 नहीं लगाएंगे। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ए क्रॉस बी निकालना है। ए क्रॉस बी का जो मॉड आएगा वही समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। तो ए क्रॉस बी वेक्टर निकालते हैं। सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालने के लिए आपको मैंने सिखाया है कि इस तरह पहले आप बना लें। ए में आई के आगे क्या लिखा है 1 -1 3, बी में लिखा हुआ है 2 -7 1। ए क्रॉस बी वेक्टर सबसे पहले आप i माइनस जे प्लस का के क्या, i की वैल्यू निकालने तो i की संख्या छोड़ देंगे, ये संख्या छोड़ देंगे। 1 का गुणा इससे तो -1 माइनस, इसका इससे गुणा कराओगे तो माइनस का 21, जैसे रखोगे तो प्लस का 21। जे वाले में आप देखेंगे तो 1 माइनस का 3 दूनी 6, के वाले में इसको छोड़ दीजिए माइनस का 7 माइनस माइनस प्लस का 2। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 21 में गया 20 i कैप माइनस का 5 मिलेगा जो इसको कर देगा प्लस का 5j, और यहाँ से मिल जाएगा माइनस का 5k। ठीक है, अब आप इसका क्या करिए, मॉडुलस ले लीजिए, मापांक ले लीजिए, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। ए क्रॉस बी का मॉड परिमाण, तो ए क्रॉस बी का यहाँ से हम लोग परिमाण निकाल लें। परिमाण निकालने के आप जानते हैं सबसे पहले रूट आई के गुणे का वर्ग यानी कि 20 का, जे के आगे लिखा है 5 का स्क्वायर, के आगे -5 का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे 20 का वर्ग मेरे प्यारे दोस्तों क्या आएगा, √ 400, 5 का 25, 5 का 25। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी वेक्टर बराबर आ गया है 450। ठीक है, 450। यदि आप इसको सॉल्व करेंगे पूरा तो यहाँ से अगर आप देखेंगे 25, हाँ, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे इसके बाद देखिएगा कि ए क्रॉस बी की वैल्यू यहाँ से इसको आप लिख सकते हैं 15√2। जब आप इसको रूट से सॉल्व करेंगे तो 15√2 आ जाएगा। आगे लिख दीजिएगा वर्ग इकाई, क्योंकि एरिया हमेशा वर्ग इकाई में ही आता है। सबसे पहले आपने क्या किया, दो भुजाएं दी गई थी। संलग्न भुजाएं का मतलब लगातार एक ही बिंदु से होती हैं। तो यहाँ से क्या है, आपको समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल के लिए दोनों के क्रॉस निकाल लेना है, उनका मॉड लेना है, वही समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों एक्सरसाइज 10.4 में 11 नंबर है। 11 नंबर में देखिए क्या लिखा हुआ है। मान लीजिए कि सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर इस प्रकार हैं। मान लीजिए कि सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर इस प्रकार हैं कि आपको मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर की वैल्यू गिवन है 3। मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर की वैल्यू गिवन है 3। क्वेश्चन नंबर हम लोग लगा रहे हैं 11। मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर की वैल्यू यहाँ से हमें पता चल रही है √2/3। ए क्रॉस बी एक मात्रक सदिश है। मात्रक सदिश का मतलब होता है यूनिट वेक्टर है कौन, ए क्रॉस बी। इट मीन्स यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं
कि ए क्रॉस बी एक यूनिट वेक्टर है, मतलब ए क्रॉस बी का यूनिट वेक्टर मापांक जो होगा वो 1 होगा, यूनिट वेक्टर है। तो करें ए और बी के बीच का एंगल क्या है, 4 ऑप्शन आपके सामने, करें ए और बी के बीच का एंगल क्या है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप क्या करिए, ए क्रॉस बी का आप मेरे प्यारे दोस्तों फार्मूला जानते हो, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर साइन ऑफ थीटा। ठीक है, यहाँ से अगर आप दोनों में वैल्यू जल्दी पहले रख देते हैं, ए क्रॉस बी वेक्टर बराबर है मॉड ऑफ ए की वैल्यू है 3, मॉड ऑफ बी की वैल्यू है √2/3 इंटू साइन ऑफ थीटा 3। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया है, थोड़ा सा मिस्टेक है क्वेश्चन, चलिए हाँ ठीक है। तो यहाँ से आप देखें तो √3 से √3 कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल सही है, 3 से 3 कैंसिल हो रहा है सॉरी। और अगर आप देखें तो ए क्रॉस बी की वैल्यू यहाँ से √2 साइन थीटा आ गई, √2 साइन थीटा आ गई। अब आप दोनों पक्षों में क्या ले लें, मॉड अगर ले लें हम लोग, क्योंकि इसका मापांक हम लोगों को पता है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी का मॉड बराबर, इसका मॉड में लगाने से कोई इफेक्ट नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं सारी चीज़ें प्लस में ही लिखी हैं। तो √ साइन ऑफ थीटा, जैसे आपने इसका मॉड लिया तो इसकी वैल्यू आपको सवाल में गिवन है 1 √2 साइन ऑफ थीटा, ये नीचे आ जाएगा तो 1/√2 बराबर साइन ऑफ थीटा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 1/2 मेरे प्यारे दोस्तों साइन में वैल्यू होती है साइन 45 की, यानी π/4 साइन ऑफ थीटा, साइन से साइन कैंसिल, थीटा की वैल्यू यहाँ से पता चल रही है π/4। बड़ा आसान ही क्वेश्चन था, फिर से एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको गिवन है मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर की वैल्यू 3, मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर की वैल्यू √2/3, और कहा गया है कि ए क्रॉस बी एक मात्रक सदिश है, इसका मतलब इसका मापांक कितना आएगा 1, क्योंकि मात्रक मतलब 1। तो यहाँ से हम लोगों ने इसका फार्मूला लिखा, मॉड ऑफ ए वेक्टर की वैल्यू 3 गिवन है, मॉड ऑफ बी वेक्टर की वैल्यू √2/3, 3 से 3 कैंसिल कर दिया साइन ऑफ थीटा। इसके बाद जो बचा हुआ उसको लिख दिया, दोनों पक्षों में मॉड लिया मापांक करने के लिए, क्योंकि मुझे ए क्रॉस बी का मापांक में आंसर पता है 1 है, तो हम लोगों ने दोनों पक्षों में मॉड ले लिया है। इसकी वैल्यू 1 है, ये √2 नीचे आ गया, इसकी वैल्यू होती है साइन 45 की, साइन 45 लिख दिया, साइन साइन कैंसिल, थीटा की वैल्यू 45, यानी कि ऑप्शन राइट है बी नंबर π/4। इतना आ रहा है सबको समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं हम लोग अब 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, मेरे पास दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या लिखा हुआ है, एक आयत के शीर्ष, मान लेते हैं कोई एक आयत है, हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ फिगर बना लेते हैं हम, एक आयत बना लिया, मान लेते हैं पॉइंट ABCD, एक ये आयत बना लिया, और आयत में आपको पॉइंट ए के शीर्ष गिवन है, बी के, सी के, डी के, सबके गिवन है। ठीक है, यहाँ पे जो ये शीर्ष है ये ए का है, ये बी, ये सी और ये डी है। करें आयत का क्षेत्र बताओ। तो मेरे प्यारे दोस्तों आयत अगर आप प्रकार से देखें तो आयत एक चतुर्भुज की आकृति है। क्यों? क्योंकि आयत में आप देखें तो 4 भुजाएं आती हैं, यानी एक प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि आयत एक चतुर्भुज है। अब चतुर्भुज है तो हम लोग चतुर्भुज का क्षेत्रफल, अगर हम लोग अभी जो ये सवाल लगाए हैं इसमें भुजा से लगाया था, अब हम लोग लगाएंगे इसका एरिया विकर्ण से, है ना, डायगोनल। तो सबसे पहले आप डायगोनल निकाल लें AC वेक्टर, और फिर डायगोनल निकाल लें BD वेक्टर, और दोनों का क्रॉस करा देंगे, आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, AC वेक्टर निकालना है। तो यहाँ से AC वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं C वेक्टर माइनस A वेक्टर, C वेक्टर माइनस A वेक्टर। फिर से मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से सुने, आयत एक चतुर्भुज ही है, क्योंकि आयत में भी 4 ही भुजाएं। अब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम लोग चाहें तो विकर्ण से निकाल सकते हैं, या तो आप साइड से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब साइड क्योंकि दी नहीं गई, क्योंकि हमें यहाँ पे पॉइंट गिवन है, इसके शीर्ष के पॉइंट गिवन है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डायगोनल से निकालने सवाल को, तो ज़्यादा आसान रहेगा। तो डायगोनल क्या है, विकर्ण क्या है AC, फिर डायगोनल क्या है BD। तो सबसे पहले हम लोग AC कैलकुलेट कर रहे हैं, तो AC की हम लोग ले सकते हैं C माइनस A। अब ये वैल्यू है A की, ये B है और ये C है। C की वैल्यू आप देखें सवाल में लिखी हुई है I कैप माइनस 1/2 J कैप प्लस ऑफ 4K कैप, माइनस A वेक्टर की वैल्यू है माइनस I प्लस का 1/2 J प्लस का 4K। माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो I कैप माइनस 1/2 J कैप प्लस का 4K कैप। माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस का J माइनस का 1/2 J, यहाँ पे I आएगा, माइनस प्लस का I कैप माइनस का J कैप 1/2 में, और प्लस माइनस माइनस का 4K कैप।
ये के कैप से के कैप कैंसिल क्योंकि प्लस माइनस है, आई आई हो जाएगा 2i, -1/2 -1/2 जब आप सॉल्व करेंगे तो हाफ हाफ हो जाएगा पूरा 1 माइनस का z, और k में आप चाहें तो लिख सकते हैं 0 के कैप। ये मेरे प्यारे दोस्तों वैल्यू आ गई है AC वेक्टर की, जो कि एक डायगोनल है, विकर्ण है। अब हम लोग डायगोनल निकालेंगे BD वेक्टर। अब BD वेक्टर को कैसे लिखोगे, D वेक्टर माइनस B वेक्टर। जिन बच्चों को ये चीज़ नहीं पता है तो आज सीख लें। BD निकालने तो सब जो बाद में लिखा उसको आपको पहले लिख देना है, माइनस का साइन लगाना है, जो पहले लिखा था उसको बाद में लिख देना है। जैसे यहाँ पर AC था तो C माइनस A लिखा गया था। D वेक्टर की मेरे वैल्यू दी गई मेरे प्यारे दोस्तों, ये D वेक्टर की वैल्यू है। आप देख रहे हैं, आपके पास बुक है तो आप देखें D वेक्टर की वैल्यू है माइनस का I माइनस का 1/2j प्लस का 4k, माइनस का B वेक्टर की वैल्यू है I कैप प्लस का 1/2j कैप प्लस का 4k कैप। माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस में अब ये ऐसे रहेगा, और यहाँ पर जब माइनस का आप अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का I माइनस का 1/2j माइनस का 4k कैप, माइनस I माइनस का 2i, -1/2 यानी कि यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो इसको j आ जाएगा, प्लस का 4k माइनस का 4k कैंसिल हो जाएगा तो आप इसको 0k लिख सकते हैं। यहाँ से आप देख रहे हैं ये AC वेक्टर की वैल्यू आ गई है, और ये वैल्यू जो है वो BD वेक्टर की वैल्यू है। आप इन दोनों का क्रॉस निकाल दें। अभी हम लोगों ने जो पहला सवाल मेरे प्यारे दोस्तों किया है ये साइड से किया था, क्योंकि भुजाएं के सदिश दिए गए थे, भुजा के स्थिति से दिए गए थे। लेकिन यहाँ पर हम लोग इस सवाल में डायगोनल का यूज़ किए हैं, विकर्ण का यूज़ किए हैं, तो फ़र्क कितना रहेगा। वहाँ पे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल था, 1/2 आगे नहीं लगाया था। पहला सवाल जो आज हम लोगों ने किया था यहाँ पे 1/2 आगे फार्मूले में नहीं लिखा था, लेकिन ये सवाल हम लोग विकर्ण से लगा रहे हैं, डायगोनल से लगा रहे हैं। इसका मतलब है हम लोग जब इसका फार्मूला निकाल रहे होंगे तो वहाँ पे 1/2 आगे लिखना होगा। इस बात को आप अच्छे से याद रखें, वरना आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे इसका स्क्रीनशॉट ले लें अपना, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग इसका हम लोग निकालेंगे क्रॉस। तो लिखेंगे आप आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या फार्मूला हो जाएगा, 1/2 डायगोनल, पहला क्या डायगोनल है, पहला विकर्ण है AC क्रॉस BD, विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, तो चलिए AC और BD का आपको क्रॉस निकालना है। तो AC ये है, BD ये, पहले इसका हम लोग अलग से क्रॉस निकाल ले रहे हैं, AC क्रॉस BD। सबसे पहले आपको I कैप, J कैप, K कैप लिख देना है। AC में I के आगे 2 है, J में -1 है, K में 0 है। अब BD वाले में देखना है, I के आगे -2 है, J के आगे -1 है और ये 0 है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं AC क्रॉस BD वेक्टर बराबर, सबसे पहले आपको I कैप की वैल्यू निकालनी है। तो I की वैल्यू निकालनी, तो आप I की संख्याओं को छोड़ देंगे। तो यहाँ पे आपको ये संख्याएं बिल्कुल भूल जानी है जो I के आगे लिखी थी। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे 0, इसका इधर से मल्टीप्लाई कराओगे 0, तो हम फाइनली कह सकते हैं ये 0। इसके बाद माइनस में J वाले में आ जाते हैं। अब आपको J की संख्याएँ छोड़ देनी है, जो बच रही हैं J की आपको ये वाली संख्याएँ छोड़ देनी है। इनका मल्टीप्लाई कराओगे 0, इसका मल्टीप्लाई कराओगे 0, तो ये हो गया 0। अब आपको K वाले में लिखना है। K वाले में देखिए K की संख्याएं आप छोड़ दें, तो इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो -2, बीच में आएगा माइनस, इसका मल्टीप्लाई कराओगे मेरे प्यारे दोस्तों, ये माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 का गुणा 1 से करोगे प्लस का 2, आगे लिखा है लेकिन माइनस, ये K कैप। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 0I -0J -2 माइनस और 4K कैप। यहाँ तक आ गए। इसके बाद आपको इसका क्या लेना है, परिमाण लेना है, मॉड लेना है, मापांक निकालना है। तो यहाँ से इसका मापांक क्या आएगा, ध्यान से देखें। हाँ, तो AC क्रॉस BD का परिमाण में आप जानते हैं 0 का वर्ग, J में लिखा है 0 का वर्ग, K में लिखा है -4 का स्क्वायर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं माइनस का स्क्वायर क्योंकि प्लस होता है, 4 का वर्ग 16 जब रूट से बाहर आएगा मेरे प्यारे दोस्तों वो 4 बन चुका होगा। अब आप लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल, क्योंकि इसकी वैल्यू पता चल गई, आप यहाँ पे रख दें, आयत का आंसर आ जाएगा आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या आंसर आ जाएगा, 1/2
इंटू इसकी वैल्यू आई है 4, इसको आप कैंसिल कर देंगे तो 2 वर्ग इकाई, ये हमारा आंसर हो गया। यानी कि ऑप्शन नंबर सही है 3 में ही 2 लिखा है, ऑप्शन 3 इज राइट। ठीक है, चलिए इतना स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अध्याय 10 जो कि एक विविध एक्सरसाइज है। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है विविध में, और बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, आप इस पे ज़रूर ध्यान दें। देखिए पहला सवाल क्या लिखा हुआ है, अध्याय 10 में एक्सरसाइज विविध है। अध्याय 10 विविध प्रश्नावली। विविध प्रश्नावली में मेरे प्यारे दोस्तों आपको सबसे पहले क्या कहा गया है कि एक्स वाई तल में एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ वर्मावत 30 अंश का कोण बनाने वाला मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। मात्रक सदिश मतलब यूनिट वेक्टर आपको निकालना है। तो कैसे आप ज्ञात करेंगे उस यूनिट वेक्टर को, क्या है सबसे पहले एक्स वाई तल। तो एक्स वाई तल का मतलब है प्लेन, ये एक्स आप जानते हैं, ये वाई डैश, ये एक्स डैश। आपसे कहा गया एक्स वाई तल में एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा, तो एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा यही होती है, ये एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा है। तो एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ वर्मावत दिशा में 30 अंश का कोण बनाना है आपको। एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा मतलब यहाँ से वर्मावत दिशा में यानी घड़ी की विपरीत दिशा में 30 अंश का कोण बनाना है। तो 30 अंश का कोण मान लीजिए, ये 30 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा है। ठीक है, करें 30 अंश का कोण बनाने वाला मात्रक सदिश ज्ञात करना है। अब आपको जो ये रेखा यानी जो बताई हम लोगों ने बनाई है, अब आपको इसका इक्वेशन निकालनी है, इसका सदिश रूप निकालना है, और ऐसा सदिश रूप बताना है कि जिसका बनने वाला मात्रक सदिश बताना है आपको, यूनिट वेक्टर बताना है कि यहाँ से इसका हम लोग इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करें तो क्या वो यूनिट वेक्टर होगा। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों कैसे निकाल लेते हैं। माना कि वो यूनिट वेक्टर यहाँ पर है, इतना इसका मात्रक सदिश है, यहाँ से इसका मापांक कितना है 1 है। तो हमें ये सदिश यहाँ से यहाँ तक बताना है। तो यहाँ से आप परपेंडिकुलर पहले डाल दें, इतना मुझे सदिश बताना है, क्योंकि मैंने मान लिया कि इसके यहाँ तक इस सदिश का जो मापांक है मॉडुलस है वो 1 है, क्योंकि यूनिट वेक्टर का है। मेरे प्यारे दोस्तों एक बात आपको सीख लेनी है, ध्यान से देखिए मैं क्या बताने वाला हूँ, बहुत ही आपके काम आने वाला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ। इसको आप याद रखिए, बड़े से बड़े आप सवालों को बड़ी आसानी से लगा सकते हैं सदिश में। कैसे, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि एक ये ट्रायंगल है, अब वो जरूरी नहीं राइट एंगल ट्रायंगल हो, चाहे जहाँ भी ट्रायंगल हो, राइट एंगल अगर है तब भी ठीक है। मान लीजिए ये यहाँ पे 12 दी गई, आपको ये वाली साइड आपको दी गई है 12 सेंटीमीटर या कुछ भी दिया है। अगर आपको उसकी वैल्यू मालूम है तो आप ये वाली साइड और ये वाली साइड बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। बस एक ट्रिक का फॉलो करिएगा हमेशा। मान लेते हैं ये एंगल आपको गिवन है 30, ये ABC पता है। ध्यान से इस बात को देखिए सभी लोग, मैंने आपसे कहा कि AB वैल्यू पता करनी है। तो अगर आप देखें तो जो AB लाइन है वो थीटा से बिल्कुल जुड़ी हुई है, थीटा से जुड़ी हुई है, एंगल से जुड़ी है। जहाँ पे एंगल बने अगर उससे जो लाइन जुड़ी है, हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, उसको निकालना बड़ा आसान है। बस आप उसमें कॉस लिख दो और जितना एंगल है उस एंगल को लिख दो, और जो भी कण था उसको आप लिख दो। क्या करना है आपको, कण लिख देना है, थीटा से जुड़ी लाइन है, क्योंकि AB आप देखो AB यहाँ से थीटा से टच कर रही है, तो टच कर रही है तो आप उसमें कॉस लगाओगे। थीटा से जुड़ी हुई लाइन में कॉस लगा देना है, और उसके आगे जो भी कण था उसको लिख देना है। बड़े आराम से आप AB निकाल सकते हो। इसके बाद आपको अगर मैं कहूँ BC निकालना है, तो थीटा से दूर लाइन है, देखो इसमें थीटा से इसका कोई अटैचमेंट नहीं है, तो थीटा से दूर लाइन में आपको कुछ नहीं करना, जहाँ कॉस लिखा था बस वहाँ पे साइन कर देना है, और ये कण वही रहेगा सीधे। इतनी से अगर आप याद रखते हैं तो यकीनन आप बड़े से बड़े सवालों को बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे थीटा से जुड़ी लाइन में कॉस लगाना है और थीटा से दूर वाली लाइन में साइन लगाना है, और आगे दोनों की कौन सी वैल्यू लिखनी है, जो कण होगी वो वाली बोझा लिख देनी। ठीक है, चलिए अब आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर हम लोग इसको अप्लाई करेंगे, यहाँ पर हम लोग इसको अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, आप देख लो इसका मान कितना है, 1 है। क्यों 1 है, क्योंकि मुझसे कहा गया था यूनिट वेक्टर ज्ञात करना, तो यूनिट वेक्टर मतलब उसका मापांक 1 हो जाएगा वहाँ तक। मान लेते हैं ये O है, ये A है, ये B है। ठीक है,
अब आपको यहाँ तक पहुँचना है। यहाँ तक कैसे पहुँचोगे, पहले आप x पे जाओगे फिर y पे जाओगे तो भी ऐसे पहुँचोगे। तो सबसे पहले x पे OA चला है और OA को अगर मैं आपसे कहूँ कि कितना OA है तो इसको आप निकाल सकते हो मेरे प्यारे दोस्तों। OA में देखो थीटा से जुड़ी लाइन है तो क्या लिखोगे cos 30 और उसके आगे कण कितना है 1 लिख दोगे इंटू का साइन। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो OA है cos 30 का मान मेरे प्यारे दोस्तों होता है √3/2। उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा। ये क्यों मैंने लिखा है, क्योंकि यूनिट वेक्टर सवाल में कहा क्या है। अब OA निकालने के लिए क्या करोगे आप कि सबसे पहले आप देख लो थीटा से जुड़ी लाइन है तो यहाँ पे क्या लिख दोगे cos लिख दोगे। 30 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि थीटा एंगल 30 दिया है। 1 क्यों लिखा है, जो भी कण होता है उसको आगे लिख देना, अभी समझाया था। cos 30 की वैल्यू √3/2। अब आपको चाहिए AB वेक्टर, AB चाहिए केवल अभी, और AB थीटा से दूर वाली लाइन है तो आपको वहाँ क्या लिख देना है, साइन लिख देना है। जो भी एंगल बना है उसको लिख दो और जो भी कण था उसको आगे मल्टीप्लाई में लिख दो। साइन 30 की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्तों 1/2 है, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है √3/2 है। और जो ये ऊंचाई आप देख रहे हैं AB ये 1/2 है। अब यहाँ तक पहले पहुँचना है तो आप पहले x पे जाओगे फिर y पे जाओगे तो ऊपर पहुँच गए आप, है ना। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको क्या करना है, अगर मैं आपसे कहूँ कि b का क्या है तो आप इसको b को कैसे लिखोगे, आप ऐसे गए फिर ऐसे गए और यहाँ से मुझे ये सदिश बताना है तो OB वेक्टर आप लिख सकते हो, OB को OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर, OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर आप लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप देखिए इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको भी ज़रा ध्यान से सीख ले। जब भी कोई पॉइंट से सदिश जा रहा है, जब भी किसी पॉइंट से कोई वेक्टर जा रहा है, जैसे यहाँ से O से चला ये रो A तक गया फिर B तक गया, तो एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, तो एक ही डायरेक्शन में चलने वाले आपको वेक्टर हमेशा जोड़ने हैं। और जो यहाँ से विपरीत जा रहा है, जैसे यहाँ से गया था अभी इसको नीचे जाना चाहिए लेकिन ये ऊपर की तरफ जा रहा है, जो विपरीत जाएगा उसको आपको साइड में लिख देना। और आप अपने इस आंसर को चेक भी कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे, A से A कटेगा तो OB ही बचेगा। अगर आप उल्टा सीधा लिखेंगे गलत लिखेंगे तो वो ऐसे मैच नहीं कर पाएगा। जैसे कैसे A से A कट रहा है OB आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि OB वेक्टर ही मुझे बताना है। OA वेक्टर की वैल्यू है √3/2 और क्योंकि x की डायरेक्शन में चल रहे हैं तो यानी उसमें i कैप लगा दो, और AB में आपने चला है 1/2 उसमें j कैप लगा दो, ठीक है। ये हो गया हमारा OP वेक्टर। फिर से एक बार इस लाइन को समझ लेते हैं, लास्ट जो लाइन है इसको आप मैंने बताया कैसे लिखना है। आपको सेम डायरेक्शन में चल रहे दोनों वेक्टर को आपको जोड़ देना है। जैसे O से देखो ये पॉइंट निकला ऐसे गया फिर ऊपर की तरफ भी जा रहा है, एक ही दिशा में एरो चल रहा है। एक ही दिशा में कौन चल रहा है, OA और फिर A। पहले O से A गया फिर A से B गया, तो O से A फिर A से B। और विपरीत एक आपको हमेशा विपरीत ही मिलेगा, तो विपरीत वाले को आपको यहाँ लिख देना है। और अगर आप चेक करना चाहते हैं A से A कट गया OB ही मिल जाएगा, इधर वाली साइड मिल जाएगी। अब OA की वैल्यू √3/2 क्योंकि x की डायरेक्शन में तो i कैप लगा दो, और AB की वैल्यू 1/2 है उसमें लगा दो j कैप। यही मुझे बताना था। अगर आप इसका मॉडुलस निकालेंगे तो 1 ही आएगा, यही मुझे बताना था। तो स्क्रीनशॉट लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये मेरे प्यारे दोस्तों पहला क्वेश्चन था एक्सरसाइज अध्याय 10 का विविध प्रश्नावली में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए मेरे प्यारे दोस्तों क्या लिखा है कि बिंदु P और Q को मिलाने वाली सदिश के अदिश घटक और परिमाण ज्ञात करना है। एक पॉइंट कोई P है, 2 नंबर क्वेश्चन। एक पॉइंट कोई P है और ये पॉइंट एक Q है। P के आपको पॉइंट गिवन है x1 y1 z1 और इसका पॉइंट गिवन है x2 y2 z2। आपसे कहा गया है को मिलाने वाला, P से Q मिलाई जा रही रेखा, तो यानी डायरेक्शन आ रही P से Q, जहाँ से नाम ले पहले उसी से एरो चलेगा हमेशा। P से Q का आ गया है, P से Q की तरफ हम लोग जा रहे हैं। इसके बाद क्या होने वाला है यहाँ पे, इसके बाद क्या होने वाला है कि P से Q कह रहा था तो आपने P से Q यहाँ पे लाइन खींच। अब आपको PQ सदिश भी पता होना चाहिए, तो सबसे पहले आप P को वेक्टर फॉर्म में अगर कन्वर्ट कर लें तो x1i प्लस y1j प्लस का z1 k कैप। Q वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी। वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कैसे किया जाता है, जो भी आपको यूनिट
जो भी पॉइंट गिवन है पहले वाले में i, दूसरे वाले में j और तीसरे वाले में k लगा दिया जाता है। q वाले में क्या करेंगे आप, x2i y2j और z2k कैप। हमें p से q चाहिए क्योंकि ये केवल p पॉइंट है, ये केवल q पॉइंट है। अब अगर मैं कहूँ पूरे सदिश क्या पी क्यू वेक्टर क्या है, तो पी क्यू वेक्टर को अभी मैंने बताया आपको, जो लास्ट में लिखा उसको पहले लिख देना है, q वेक्टर माइनस p वेक्टर। q वेक्टर की वैल्यू है x2i y2j z2k माइनस p वेक्टर की वैल्यू गिवन है x1i y1j z1k। ठीक है, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो x1i यहाँ पे x2, हाँ बिल्कुल x2 होना चाहिए क्योंकि q की वैल्यू है, x2 y2j प्लस का z2k कैफ माइनस x1i माइनस y1j माइनस z1k। मेरे प्यारे दोस्तों आप ध्यान से देखें तो यहाँ से और यहाँ से कॉमन है i कैप, तो यहाँ से मिलेगा आपको x2 माइनस x1i कैप, और यहाँ से कॉमन है j कैप, तो यहाँ से मिलेगा y2 माइनस y1j कैप, यहाँ से कॉमन है k कैप, तो z2 माइनस z1k कैप। ये हो गया पी क्यू वेक्टर। इसके आपको अदिश घटक बताने हैं। अदिश घटक क्योंकि उसके नाम में ही आ रहा है अदिश, मतलब जिसमें दिशा ना हो, और दिशा आई जे को हटा दो दिशा हट जाएगी, तो अदिश घटक। तो अदिश घटक क्या क्या है, पहला अदिश घटक है x2 माइनस x1, और ये घटक है y2 माइनस y1, और ये वाला घटक है z2 माइनस z1। x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। अदिश घटक का मतलब ये, बस आप i j k हटा दो, वही पॉइंट लिख दो। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पॉइंट लिख दिए। अब आपको क्या बताना है, सदिश घटक नहीं, परिमाण बताना है। कह रहे हैं इस वेक्टर का परिमाण बताओ। परिमाण तो आपके लिए बहुत आसान हो गया कि अंडर रूट लगाते हैं, अंडर रूट लगा के इसके बाद आपको क्या करना है कि जो आई में है तो उसमें क्या कर देते हैं आप, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये हो गया इसका परिमाण। चलिए स्क्रीन शॉट ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्वेश्चन नंबर देखना है 3। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे प्यारे दोस्तों देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या लिखा है कि एक लड़की पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर चलती है। आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, एक लड़की पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर चलती है। इसके बाद क्या कहा गया है सवाल में आप देख सकते हैं, एक लड़की पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर चलती है और उसके पश्चात वह उत्तर से पूरब दिशा में 30 किलोमीटर चलती है। उत्तर से पूरब दिशा में 3 किलोमीटर चलती है। सबसे पहले आपसे कहा, जानते हो आप डायरेक्शन जो आपकी कॉपी के हिसाब से होती है, इसको हम लोग कहते हैं उत्तर, ये है दक्षिण, ये होता है पूर्व और ये है पश्चिम। ठीक है, कहा गया है कि एक लड़की पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर चलती है। तो पश्चिम दिशा मतलब ये ऐसे चली 4 किलोमीटर, मान लो कि यहाँ से यहाँ तक वो 4 किलोमीटर चल के आ गई। ठीक है, 4 किलोमीटर चल के आ गई, इस पॉइंट तक पहुँच गई। उसके बाद वह उत्तर से पूरब दिशा में चलती है। अब आपको यहाँ पे पहले यही समझना है उत्तर से पूरब डायरेक्शन में वो जाएगी किधर। जैसे मान लीजिए कोई शख्स यहाँ पे खड़ा है तो उसके लिए उत्तर पता है किधर है, ऊपर की तरफ है, पूरब किधर है इस डायरेक्शन में, दक्षिण किधर है नीचे की तरफ है, और पश्चिम उसका इस डायरेक्शन में। तो उत्तर ये है इस व्यक्ति के लिए, पूरब ये है। अब वो कहा गया उत्तर से पूरब, तो उत्तर से पूरब यानी मतलब इस तरह चला गया, उत्तर से पूरब बीच में जा रहा है। मैंने आपको ये पहले बताया भी है, उत्तर से पूरब, तो उत्तर से कहा गया है मतलब उत्तर से पूरब, तो उत्तर ऊपर है, पूरब इधर की तरफ है, तो उत्तर से पूरब कितना 30 अंश का कोण बनाया उसने। 30 अंश के कोण 3 किलोमीटर चलती है, तो अब 30 अंश के कोण पे 3 किलोमीटर तक जा भी रही है, ऐसे मतलब दूरी जा रही है 3 किलोमीटर और रुक जाती है। कह रहे हैं यहाँ पे रुक गई। तो प्रस्थान के प्रारंभिक बिंदु से लड़की का विस्थापन ज्ञात करो। प्रस्थान मतलब जहाँ पे पहले थी, जहाँ से चलना उसने शुरू किया, तो यहाँ से चलना। कह रहे हैं प्रस्थान से और अंतिम बिंदु जहाँ पर पहुँच गई है, प्रारंभिक बिंदु से लड़की का विस्थापन, तो यहाँ से ये इसका विस्थापन कितना है आपको ये बताना है।
अब ये पॉइंट आपको बताना है तो सिंपल सी बात है, जब भी कोई पॉइंट बताना तो एक्स एक्सिस से उसकी दूरी ले लो, वाई एक्सिस से उसकी दूरी ले लो और दोनों को लिख दो, देखते हैं कितना आता है। तो सबसे पहले ये पॉइंट कैसे चलोगे, एक्स पे कितना चलोगे, तो यहाँ पर पहुँचने के लिए आपने एक्स ये चला है, ना कि ये पूरा चला है, ठीक है। इसके बाद वाई आपने ये चले, तो इसको कैसे निकालेंगे जरा ध्यान से देखें। सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों आप देख रहे हैं ऊपर से एंगल बन रहा है 30, तो नीचे से अगर मैं आपसे पूछूं तो कितना बन रहा है 60 बन रहा है, ठीक है। अब मैं आपसे कहूँ अगर हम लोग इस पॉइंट को ए मान लें, इसको बी मान लें, इसको सी मान लें, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा रफ कर दे रहा हूँ यहाँ से, हाँ। तो ये ए बी सबसे पहले कैलकुलेट, अभी मैंने आपको बताया है ये एंगल देखिए ऊपर वाला तो 30 था, क्योंकि हम लोग काम नीचे से करेंगे, यहाँ से 60 अंश से करेंगे। अब 60 कैसे हो गया, क्योंकि पूरा बनेगा 90 अंश, ऊपर अगर 30 है तो नीचे 60 ही रहा होगा। अब मैं आपसे कहूँ अगर ए बी क्या है, अगर मैं आपसे कहूँ कि ए बी वेक्टर यहाँ से क्या है, तो अभी मैंने आपको बताया था कि ए बी निकालने के लिए क्या करेंगे, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि ए बी वेक्टर को निकालने के लिए यहाँ पे क्या किया जाए। ये ऊपर आप देख रहे हैं 3 किलोमीटर है, सभी लोग कमेंट करके बताओ। अच्छा ए बी निकालने के लिए साइन लिखा जाए या कॉस लिखा जाए, बस इतना बता दो, साइन लिखा जाए या फिर कॉस लिखा जाए ए बी को निकालने के लिए, साइन या फिर कॉस, जल्दी से कमेंट करके बताओ, साइन या फिर कॉस, ए बी निकालने के लिए साइन या फिर कॉस। वीडियो की शुरुआत में ही मैंने आपको एक छोटी सी जानकारी दी थी, जब मैंने शायद क्वेश्चन नंबर 2 या 3 कराया था, हाँ चलिए बहुत बढ़िया। ए बी निकालने के लिए आप देख रहे हो थीटा से जुड़ी लाइन, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कॉस, तो आप कॉस लिख दोगे। कितना एंगल है 60 और कण कितना है 3 किलोमीटर, कण ये 3 है क्योंकि वो उत्तर से पूरब 3 किलोमीटर तक गई थी, आप सवाल पढ़ेंगे अच्छे से आ जाएगा। तो 3 cos 60 की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्तों 1/2 होती है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो ए बी वेक्टर की वैल्यू वो 3/2 है, ठीक है। इसके बाद आपको अब क्या निकालना है, बी सी वेक्टर, और बी सी हाँ ए बी वेक्टर फॉर्म में नहीं, क्योंकि अभी हम लोगों ने दिशा इसमें नहीं लिखी है, आई अभी नहीं लगाया, तो उसको आप अभी ए बी वेक्टर ए बी रखें। अब मैं आपसे कहूँ बी सी कैसे निकालोगे, तो बी सी कैसे निकालोगे, जहाँ पे बस कॉस था वहाँ पे क्या कर देना है, साइन कर देना है। तो 3 साइन 60 की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्तों होती है √3/2, तो यह आ गया 3√3/2, ठीक है। अब आपको केवल ये वाली दूरी चाहिए, क्योंकि यहाँ तक जब गया है वो, तो केवल ये वाली दूरी आपसे जाएगी, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए एक्स पे जितना चला है और वाई पे जितना चला है, तो एक्स पे ये दूरी चली, मान लेते हैं ये पॉइंट ओ है, तो ओ बी कैसे निकालोगे, मतलब इतनी दूरी कैसे निकालोगे, तो ओ बी निकालोगे कैसे, पूरी यहाँ से यहाँ तक दूरी 4 किलोमीटर है, इतनी दूरी आप देख रहे हो 3/2 है। अगर मैं आपसे पूछूं तो ओ बी कितना है, तो ओ बी आप निकाल दो, क्योंकि 4 दूरी में, पूरी 4 दूरी में इतनी दूरी घटा दो, कितनी ये है ये, क्योंकि ए बी है, ए बी कितना माना है 3/2, तो 4 दूनी 8 में अगर आप 3 घटा दोगे तो 5/2, ठीक है। यानी कि ये दूरी है 5/2, ठीक है। ओ बी यानी एक्स अक्ष पे चला है उसने, ओ बी वेक्टर आप देखें तो मेरे प्यारे दोस्तों हो गया 5/2 आई कैप। लेकिन एक बात यहाँ पर भी और मिस्टेक है, पता है वो क्या है, क्योंकि वो इस डायरेक्शन में चल रहा है, ऋणात्मक दिशा में चल रहा है, तो ओ बी वेक्टर की वैल्यू आएगी -5/2 आई कैप। अब वेक्टर लगाएंगे तो आई लगा दो, अब आई क्यों लगा, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में चल रहा है। इसके बाद बी सी वेक्टर कैसे निकालोगे, बी सी तो आई है, तो बस वेक्टर निकालने के लिए 3√3/2 लगा दो। तो सबसे पहले वो यहाँ से आ गई, फिर ऊपर गई, अब हमें निकालना है ओ से अगर इसका सी निकाला जाए, तो आप देख रहे हो ये डायरेक्शन ऐसे चल रही, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो ओ सी वेक्टर है वो ओ बी वेक्टर प्लस का बी सी वेक्टर के बराबर है, क्योंकि ये एरो ऐसे सेम डायरेक्शन में चल रहा है, सेम वाले जोड़ देते हैं, विपरीत वाला ऐसे हम लिख देते हैं। अगर आप देखो तो बी से बी कट रहा है, ओ सी वेक्टर ही लिखा है। ओ बी वेक्टर की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्तों आई है -5/2 आई कैप, और बी सी वेक्टर की वैल्यू आई है 3√3/2 जे कैप। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है, बिल्कुल। चलिए तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन था, एक बार स्वयं जरूर ट्राई करना इसको। चलिए तो मेरे प्यारे दोस्तों आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं, इसके बाद हम लोग कल मिलेंगे, और कल आप देख रहे हैं संडे है, कल की क्लास रहेगी, छुट्टी कल नहीं रहेगी, तो लाइव क्लास कल फिर आइएगा, और हम लोग कल इसके आगे के सवाल लगाएंगे। जय हिंद, गुड नाइट, बाय।